शुरू करें। चलिए, तो सहस्त्र के ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और सी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी जानते हैं कि ये जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है ये हॉस्टल वार्डन का है, यानी कि छात्रावास अधीक्षक का है। पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी, पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था और उस सिलेबस को हमने देखा था, तो उसमें काफी ज्यादा अंतर है इस सिलेबस में। अब सवाल ये है कि ये जो आपके एग्जाम में इस सिलेबस में लिखा है कि कुल प्रश्न 100 होंगे और कुल अंक 100 होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अंक दिया जाएगा। और जैसे ऐसा मानना है कि व्यापम का जो एक फॉर्म रहता है कि 1/4 जो है उनका माइनस मार्किंग रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम को आप पर्टिकुलर अगर निकालना चाहते हैं कि भाई मुझे हॉस्टल वार्डन का एक पोस्ट चाहिए, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में बच्चों को ऐसा लगता है कि ठीक है ना, कंप्यूटर है, मैथ्स है, जीएस है, हो जाएगा। याद रखना कि जो कंपटीशन है वो कुछ ही विषयों का है, बाकी विषयों पर कंपटीशन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद जितना भी समय आपको तैयारी के लिए मिला है आप उसको बेहतर तैयारी करिए। समझिएगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट में थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से सारी चीजों को क्लियर करता हूं, उसके बाद से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की क्लासेस जो है, क्लियर है? देखिए, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे। अब कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे तो ध्यान से समझिएगा, इन साफ साफ लिखा है कि कंप्यूटर के इन 30 प्रश्नों में, ठीक है, परीक्षार्थियों को 50% का अंक लाना है। मतलब 30 का 50% कितना हो गया? 15। पहली बात तो यह है कि पोस्ट पाने के लिए, आपको इस कंपटीशन में आने के लिए सबसे पहले 30 में से 15 लाना अनिवार्य है, नहीं तो आगे आपका नंबर काउंट ही नहीं होगा, आप यहीं से डिस्क्वालीफाई है। पहली बात समझिए। लेकिन आपको केवल 15 नंबर ही लाना है, यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जितना स्कोर करेंगे 15 से आगे, वो आपके रैंक को ऊपर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ध्यान से समझिए, पहला विषय जिसमें कंपटीशन है वो क्या है? आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे कंपटीशन? क्योंकि हर कोई पढ़ेगा, क्योंकि इसको बिना पढ़े तो हो नहीं सकता। 15 नंबर लाना है आपको, कंप्यूटर पढ़ना है। अब समझना यह है कि इसके पहले वाला जो सिलेबस था उसमें 50 जो आपके नंबर थे, 50 अंक थे, वो कंप्यूटर के थे। और लगातार जो पेपर हो रहा था, जितने भी पेपर पिछले साल हुआ है उसमें बहुत सारे एग्जाम जो हुए थे उसमें पार्ट था कंप्यूटर के। क्वेश्चन को हमने देखा तो हमने ये पाया कि कई जगह पर प्रोग्रामिंग पार्ट को भी डायरेक्ट पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है कि भाई उनके पास नया क्वेश्चन नहीं है तो प्रोग्रामिंग को उन लोग पूछ रहे हैं। अभी क्या है, सिंपल क्वेश्चन जैसे पटवारी वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां पर आपको 30 प्रश्न, 25 प्रश्न, 20 प्रश्न दिखते हैं। तो इसी आधार पर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान चाहिए। एक्चुअल में बहुत ज्यादा पीएचडी करके बीसीए एमसीए नहीं कर लेना है भैया, पीजीडीसीए नहीं करना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? आपको केवल कंप्यूटर का सामान्य परिचय चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि यहां पर आपको 30 नंबर का पूछेगा, और अगर आप इसमें देखेंगे सही मायने में, तो आप टॉपिक को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10 टॉपिक मान लो। मतलब एक टॉपिक से 2-3 इस तरीके से क्वेश्चन मैनेज होगा। मतलब हर टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन निकालना है। जैसे कंप्यूटर के परिचय से एक क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर के उपयोग से एक क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कभी कभी आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से 5-6 लग जाते हैं, तो वहां पर आपको वेटेज के अनुसार समझना है, उसी आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि पहला जो वेटेज होगा कंप्यूटर को, जितना ज्यादा कंप्यूटर पढ़ना है आप पढ़िए। और कंप्यूटर पढ़ने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम एक दिन में आप कम से कम 50 एमसीक्यू लगाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यूज में लगवाऊं, कम से कम 20-25 हर टॉपिक का एमसीक्यू लगाऊं, ताकि उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बने। क्लियर है? तो इसमें यह हो गया कंपटीशन का पहला पार्ट। अब ध्यान से देखिए, आपका दूसरा जो भाग दिया है वो है आपका हिंदी। हिंदी कितने अंक का है? 5। कितने अंक का है? 5। 5 अंक के इस हिंदी में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं कि पूरा हिंदी पढ़े। हाँ,
पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जिसको अपना अंक बढ़ाना हो, जिसको अपना नंबर बढ़ाना हो, वो तो 5 नंबर के लिए भी पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो टॉपिक दिया है। अब क्या एक टॉपिक से आधा क्वेश्चन पूछेगा? आपको यहीं पर समझना है कि कहां से कैसे क्वेश्चन आएगा। वो 5 क्वेश्चन इन 10 टॉपिक में से किसमें से हो सकता है। तो देखिए, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस पॉइंट से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। विलोम शब्द से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12वीं पास के बच्चे भी इस एग्जाम में बैठेंगे। तो हम एक ये ट्राई कर सकते हैं कि हम पर्यायवाची को शुरुआत से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, कभी कभी अगर आप देखोगे तो आपका स्वर हो गया, व्यंजन संधि हो गया, संधि से एक आध क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको संज्ञा और सर्वनाम से क्वेश्चन दिख सकता है, या अगर आप पढ़ोगे तो इसमें तो खैर वैसा बोला नहीं है, लेकिन उसी का पार्ट आता है, वर्णमाला वगैरह से क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा याद रखना, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह पार्ट से 4-5 टॉपिक जो बहुत हाईलाइटेड है। एक संज्ञा सर्वनाम पढ़िए, एक संधि को थोड़ा सा देख लीजिए, शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय के देख लीजिए, थोड़ा सा तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। मुहावरे वगैरह तो वही बन जाते हैं, उसके पीछे आप इतना दिमाग मत लड़ाइए कि 1000 मुहावरा पढ़ के गए, आया एक भी नहीं। मुहावरे 4 ऑप्शन को देखकर आपको समझना है और उसी आधार पर आपको बनाना है। 5 नंबर के लिए मत पढ़ो नहीं बोलूंगा, लेकिन कोशिश करो कि तुरंत कम से कम हर 5 है तो लगभग हर क्वेश्चन के पीछे 20 प्रश्न सॉल्व करिए। मतलब आपको हिंदी के सटीक 100 प्रश्न आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 5 टॉपिक को टारगेट करो, 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन नहीं 4 भी आया तो आप हमेशा दूसरों से क्या रहेंगे? प्लस रहेंगे। ये कंपटीशन का दूसरा पार्ट है। फिर अपन आते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है? अंग्रेजी में ग्रामर पार्ट में इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत होता है और हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत है। अब आप एक बात समझिएगा, यहां पर क्या है कि देखिए, दिमाग से ऐसा मत बोलना कि सर कैसा कैसा बता रहे हैं करके, मैं सही बता रहा हूं जिस जैसे डाला जा सकता है। कितने प्रश्न आएंगे? 5। हिंदी मीडियम वाले बाप पुरखम पढ़ोगे तो भी इतना पढ़ोगे तो 5 में 5 नहीं आएगा, पहले समझ लेना। अब जो 5 प्रश्न है, अगर 1/4 हुआ मान लो, मतलब आप 4 प्रश्न गलत होंगे तब कितना नंबर कटेगा? 1। अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे? 5। नहीं समझ में आएगा, पांचों पांचों मार देना। समझ में आ रहा है? अगर एक भी सही हुआ तो आपका ऐसे भी बनना है, 4 गलत होगा तब एक क्वेश्चन गलत होगा। इसमें आप खेल सकते हैं, मैं इसे कभी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं मानूंगा। अगर ये 10 नंबर का होता तो बात समझ में आता, लेकिन 5 नंबर का है। हाँ, लेकिन फिर भी कभी आप खाली पीली बैठे हैं तो आप YouTube से कभी आपका बेसिक ग्रामर पढ़ लिए, थोड़ा सा आप चीजों को देख लिए। बहुत ज्यादा आप वाइस पढ़ने के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ मत करिए, उसकी जगह आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर मैं बार बार बोल रहा हूं, कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिसमें 50 में 50 भी लाया जा सकता है, श्योर है। अगर आप पिछले साल के पेपर निकालिए, लगातार टॉपिक पढ़िए तो 50 में 50 आप ला सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा इंग्लिश पढ़ने पर पूरा इतना में आपका 5 में 5 आ जाएगा, नहीं होगा। 1/4 आता है तब की बात कर रहा हूं, 1/3 आएगा तो आपको समझना पड़ेगा। 1/4 आ रहा है, पांचों पांचों मार देना। अगर 4 भी सही हो गया, आपकी किस्मत रहा तो आपका लाइफ जो है सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं, इसको अवॉइड करो। टाइम मिल रहा है तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए। हिंदी को कैसे पढ़ना है? हिंदी को टारगेट करिए, पर टॉपिक 20 क्वेश्चन टारगेट करिए, 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी हमसे क्या हेल्प हो पाएगा वो हम देखेंगे। तो देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स। कंप्यूटर के बाद यदि किसी चीज का वेट से ज्यादा है तो वो कौन सा है? आपका मैथ्स का है, यानी कि गणित का। और पूरा समीकरण यही चीज बिगाड़ेगा। अगर आप, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है जिसमें आप तुक्का लगा भी नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो मैथ्स के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि मुझे मैथ्स आता है, क्योंकि व्यापम जब मैथ्स पूछती है तो मेंसुरेशन पार्ट को भी पूछ देती है, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल। और ये पार्ट आप सीजी व्यापम, सीजी पीएससी की तैयारी के दौरान बहुत कम पढ़े रहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें आपको सीधा सीधा टॉपिक दे दिया है। ये अच्छी बात है कि टॉपिक दिया है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि टॉपिक में ही एकदम यही पूछेगा। वो जा सकता है, उसकी मर्जी है। पर आप ध्यान रखें, आप इसको इकाई वार पढ़े। बिल्कुल आपका महत्तम समापवर्तक जैसे दिख रहा है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, 4 इकाई है। 25 नंबर के 25 क्वेश्चन
आने हैं, लगभग 5-6 का एवरेज रहेगा पर टॉपिक से, तो आप देख लीजिए। दिख भले ऐसा रहा है, लेकिन सही मायने में आप देखोगे तो पूरा मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां पर डाला भी है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ये आयत का क्षेत्रफल, ये सबसे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, आप इसको अवॉइड ना करें। इसको आपको रोज पढ़ना है, 2 विषय को रोज पढ़ना है, एक कंप्यूटर और दूसरा मैथ्स। 2 घंटा डेली मैथ्स बनाओ और 2 घंटा कम से कम कंप्यूटर पढ़ो। मैं लिख के दे रहा हूं, आपका एग्जाम निकलेगा। अगर इसमें फंसे, इसमें आपका नंबर कम हुआ, सीधा सीधा आप यहीं से डाउन होंगे। तो सीधा सीधा एक कंप्यूटर टारगेट करो, एक क्या टारगेट करो, मैथ्स। हिंदी के केवल थोड़ा थ्योरी, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूं, पर टॉपिक 20 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए ये आपको पूरा सर पढ़ाएंगे एक एक चीज, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य। अब देखो ये बड़ा खेल है, सामान्य ज्ञान बोल के हमको कैसे बेवकूफ बना दिया है। दिख बड़े रहा है कि इसमें 15 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि इस सामान्य ज्ञान में देखो उन्होंने क्या डाला है, भारत का संविधान। अब कोई व्यक्ति 2 नंबर के लिए 395 अनुच्छेद तो नहीं पता ना, पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता। अगर मैं 395 अनुच्छेद पढ़ सकता हूं 2 नंबर के लिए, तो मैं 395 फैक्ट कंप्यूटर का ही रट लेता हूं, सीधा 50 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ऐसा बोल दिया है लेकिन इसमें सारे टॉपिक है, तो ये क्या करना है आपको, कम से कम 100 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाना है। केवल एमसीक्यू ना, पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, हीरोपंती मत करना। 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड आपका है, लगाना है। लगभग 50 से ऊपर होने चाहिए। 2 क्वेश्चन आना है, आपको भी पता है। मैं बोल सकता हूं राष्ट्रपति से आएगा, लोकसभा से आएगा, किससे ही देगा, वो चेक करने वाले, आपका देने वाले का मन रहेगा। लेकिन सीधा सीधा इसके पीछे 60 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, 60 प्रश्न सिलेक्टेड, तो भी आपका प्रश्न इसमें बनेगा। वैसे ही देखो पूरा भारतीय इतिहास डाला है, पूरा भूगोल डाला है, पूरा आपका अर्थव्यवस्था डाला है, ठीक है, सामान्य पूरा विज्ञान डाला है। और आप जानते हैं कि साइंस वाले पार्ट में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है। इसके लिए अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो कारण क्या है, पकड़ पाओगे। पूरा लूसेंट पढ़ोगे, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पाओगे कि क्या आएगा। हाँ, आपके जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस 15 क्वेश्चन के लिए कम से कम आप 300 प्रश्नों को सॉल्व करिए। कितने प्रश्नों को, 300 प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर जिम्मेदारी लाद रहा हूं, 300 प्रश्न मैं भी लेकर आऊंगा। आपसे जो बनता है आप पढ़ो, मुझे जो लगता है वो 300 प्रश्न मैं भी करवाऊंगा। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको गंभीरता से समझना है। कभी भी डेट आ सकता है, आपके पास इतना समय नहीं है कि इसके पढ़ते रहे। और इसमें कोई बहुत बड़ा भाग नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। अभी तक जितने लोग भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं जीएस पढ़ हो, और अपने जीएस पढ़ाई पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको अचानक पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ और आप 1960 मार के आ रहे हो, वहां पर दिक्कत है। समझ में आ रहा है। अगर आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, आप 52 की जगह 62 मार के आ रहे हो, वहां पर दिक्कत है। मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है, आप 4 मार के आ रहे हो, वहां पर दिक्कत है। तो बेसिक चीजें आपको यहीं से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 नंबर के 300 प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अपना सेल्फ स्टडी करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 15 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यहां पर नहीं पढ़ना, इसमें कंपटीशन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। इसके लिए जो पढ़ेगा वो बेवकूफ है। आप सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है, और आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के बारे में बताया गया है। अब देखिए, जैसे घटनाएं, खेल, साहित्य आपका दिया है, तो राष्ट्र छत्तीसगढ़ उसी के अंदर आता है, तो छत्तीसगढ़ का अलग से इसमें करेंट ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर को भी देखना है, हालांकि इसमें स्पष्टीकरण नहीं है, पर याद रखना। अब ये भी कितने नंबर का आएगा, आप उससे जुड़िए, कोई मंथली मैगजीन होगा उसको उठा लीजिए और केवल पढ़िए। इसके लिए रोज बहुत बड़ा आपका बवंडर करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक अफेयर आप निकाल लीजिए,
अभी क्या चल रहा है, मार्च। अभी शुरुआत में 1 मार्च से करंट अफेयर को पढ़ना चालू करिए। जो भी करंट अफेयर आएगा, बेसिक करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर जो है उसको आपका प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को आप जानते कि इसमें उन्होंने क्लासिफाइड नहीं किया कि क्या पूछेगा, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ की इतिहास की सामान्य जानकारी, मतलब आपको प्राचीन और मध्य भी पढ़ना पड़ेगा, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं पर्सनालिटी, जो बीच बीच में आया है पर्सनालिटी, तो 2 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन तो पर्सनालिटी पूछेगा, चाहे वो गुंडाधुर को पूछे, प्रवीण चंद्र बसदेव पूछे, सुंदरलाल शर्मा पूछे, ठाकुर प्यारेलाल को पूछे, जिसको भी पूछे 1 क्वेश्चन पर्सनालिटी से बन गया। और यहां पर 2 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से देना चाहिए, 1 क्वेश्चन मिडाइवल से होना चाहिए और 1 क्वेश्चन एंशिएंट से होना चाहिए। इस रेशियो में बनेगा। तो यहां भी सेम प्लानिंग करना है अपने को। 100 क्वेश्चन हमको पढ़ना है प्राचीन और मध्य का, 100 क्वेश्चन प्राचीन और मध्य का निकालना है, और 100 क्वेश्चन जो आपको निकालना है वो आधुनिक का। लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 200 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्राचीन और मध्य का, और आपका 100 क्वेश्चन जो है आधुनिक का। 300 क्वेश्चन सॉल्व होगा जीएस का। इसको पढ़ा नहीं सकते बेटा, और पढ़ना भी नहीं है, भरोसा रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और देखो तीसरे नंबर का जो कंपटीशन है, एक तो 30 नंबर का क्या हो गया, कंप्यूटर, 30 नंबर का क्या हो गया, कंप्यूटर, और दूसरा क्या हो गया आपका 30 नंबर का कंप्यूटर, 25 नंबर का मैथ्स, और 10 नंबर का थर्ड नंबर पर है कौन, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान। अब देखो बाल मनोविज्ञान में सीधा सीधा क्या दे दिया गया है, टॉपिक। हालांकि बाल मनोविज्ञान को पढ़ोगे बेटा तो बहुत सारा टॉपिक है, 15, 16, 20, 25 तक का टॉपिक चला जाता है अगर बांटोगे तो। और इसमें टॉपिक सिलेक्टेड है, एक में आपका बुद्धि और व्यक्तित्व, एक शिक्षा और मनोविज्ञान, एक है आपका समावेशी शिक्षा, एक है सृजनात्मक और व्यक्तित्व भिन्नता, और एक है निर्देशन एवं परामर्श। मतलब आप देखोगे तो एक टॉपिक, ये 2 टॉपिक, ये आपका 3 टॉपिक, ये 4 टॉपिक, और ये 5 टॉपिक। पर टॉपिक अगर होगा तो 2 क्वेश्चन पर टॉपिक निकालने की यहाँ पे सोचा जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि पर टॉपिक 2 क्वेश्चन हो सकता है। अब शिक्षा एवं शिक्षा मनोविज्ञान में बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा किसने दिया, शिक्षा मनोविज्ञान क्या बताता है, बुद्धि क्या है, बुद्धि और व्यक्तित्व क्या क्या संबंध है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। बुद्धि लब्धि क्या है, उत्कृष्ट प्रतिभाशाली की बुद्धि कितनी होती है, मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि कितनी होती है, समावेशी शिक्षा क्यों लाया गया है, समावेशी शिक्षा उद्देश्य क्या है, पिछड़े बालक कौन होते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक है, निर्देशन और परामर्श क्या होते हैं, परामर्श की विधियां क्या है, निर्देशन की विधियां क्या है, ये सारी चीज। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 30, 20, 50, 55, 10, 65 नंबर। अगर इस 65 नंबर को पहले फोकस किया जाए और 65 में हम आप 50% यही मार दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं कोई नहीं रोक सकता। आप 65 में टारगेट करिए, मुझे 50% खेलना है, मुझे आपका 65 में 50 नंबर लाना है, 50% यही कवर कर लेना है। तो 30 में कंप्यूटर में अगर आराम से मैं बहुत अच्छा पढ़ोगे तो 25 आपके आराम से आ सकते हैं। मैथ्स का अगर आप बोलोगे तो आराम से मैथ्स में चलो आप ले लो 15 से 20 तक का आप ले आओ, ठीक है। और 10 में कम से कम इधर आपका 25 हो गया, 25, 10, 35, 5, 40 हो गया, और इधर आप आओगे, ठीक है, 25, 35, 40, और इधर आओगे तो बाल मनोविज्ञान में आप 5 भी ले आओगे तो भी चलेगा। तो इस 25, 45, 5, 50 आप ला सकते हैं, यहीं से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात बाकी 15 नंबर की जीएस की या अदर सब्जेक्ट की, वो सबके लिए एक समान रहेगा, उसको उतना ही लोग पढ़ेंगे। कंपटीशन क्या होगा, ये 3 विषय पर, तो बाल मनोविज्ञान की क्लासेस होगी, मैथ्स की पहली क्लासेस होगी, कंप्यूटर की क्लासेस होगी, और बाकी जीएस को खुद से पढ़ो, हिंदी को खुद से पढ़ो। मैं और बाकी जो भी हमारी टीम है सहस्त्र एकेडमी की, वो केवल आपको जीएस के 300 ऑब्जेक्टिव, छत्तीसगढ़ के इतिहास के 200 ऑब्जेक्टिव, और हिंदी वगैरह की भी कुछ बेसिक चीजें जो एकदम आने लायक है वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी खुद से पढ़ोगे तो एक पोस्ट डेफिनेटली आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो आपको पढ़ने का प्लान होना चाहिए, अपने हिसाब से करने जाओगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे जो सहस्त्र एकेडमी है, पिछली बार भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो वैकेंसी का कंफर्म नहीं था इसलिए चीजें बिगड़ती गई, और इसलिए अब कंफर्म है कि ये आपका वैकेंसी कंटिन्यू रहेगा और पेपर लिया जाएगा, एग्जाम होगा। तो इसी को ध्यान में रखकर हम जो है
आपका एक बैच आज से ही स्टार्ट किए हैं, आज से ही हम बेसिक जानकारी के लिए उपस्थित हुए। कल से हमारा फुल फ्लेश क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सहस्त्र एकेडमी जो है इस बार, ठीक है, होली तो अभी दूर है लेकिन हमको तो पहले से पढ़ाना है, इसलिए हम पहली बार आपको ऑनलाइन क्लासेस में 75% ऑफर दे रहे हैं। 75% का डिस्काउंट है। आप इसको मोबाइल ऐप के माध्यम से सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह संचालित हो रही है। अभी फिलहाल रायपुर में स्टार्ट है, कल से फुल प्लेस में, और आपका मंडे से जो है आपके बिलासपुर में भी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप जूझिए, पढ़िए, ठीक है, और आप ऐप में जाकर देखिए, वहां पर पुराने हमने जितने भी कंप्यूटर के क्लास पढ़ाए हैं, जीएस के मैंने जितने क्लास पढ़ाए हैं, जितने भी सर लोगों ने, वो ऑलरेडी वहां पर डला, कंप्यूटर्स की पहले से पूरा क्लास डला हुआ है। इसके बावजूद भी लाइव क्लासेस अभी न्यू फिर आपको मिलेगा। मैथ्स की पूरी क्लासेस ऑलरेडी वहां डल चुकी है, सारे वीडियो आप जब परचेस करोगे तो आपको पुराना वीडियो फ्री मिलेगा, और जब तक एग्जाम तब तक आप इसके मेंबर्स बने रहेंगे। तो आज ही आप ये सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म डाउनलोड कीजिए और जो है क्लास का आनंद लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो हम बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित है, आप हमें कह सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बेसिक हमको क्या है, जो कंप्यूटर का विषय है वो हम स्टार्ट करेंगे, और किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से सारी चीजों को करना है, इसी को हम ध्यान में रखकर जो है आज की क्लासेस तो हल्का सा स्टार्ट करते हैं। बाकी हम समझेंगे कि क्या है कैसे है। अगर किसी के मन में कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या है कैसा है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजों से। तो आज हम पढ़ने क्या, कंप्यूटर। क्या है आपका, कंप्यूटर। देखिए, आप कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रणाली क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन जब प्रश्न आएगा तो कैसे प्रश्न बनेंगे, किस आधार पर प्रश्न बनाया जाएगा, इसी प्रश्नोत्तर शैली पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम उतरते हैं धीरे धीरे, कंप्यूटर क्या है। तो सीधा सीधा आपको बताना है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक क्या है जी, मशीन है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है। समझ में आ रहा है, कंप्यूटर एक मशीन है। और ये कैसा मशीन है, स्वचालित मशीन है। कैसा मशीन है आपका, स्वचालित मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है वाले में आ सकता है, याद रखेंगे। कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर कैसा मशीन है, स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। और ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये आपके लैटिन भाषा के, कौन से भाषा के, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से, कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर कौन से शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, भाषा के, लैटिन भाषा के। और इस शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है, गणना करना। कारण क्या है, शुरुआत में कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था तो इसमें केवल कैलकुलेशन ही होता था, केवल गणना होता था, इसलिए ये अवधारणा चले आई। तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है और कंप्यूट बना है, जिसका आपका अर्थ है, जिसका मीनिंग है गणना करना। और इसीलिए चूंकि ये गणना करता है, इसीलिए कंप्यूटर का हिंदी नाम हो जाता है संगणक। क्या हो जाता है आपका, संगणक। कंप्यूटर को क्या कहते हैं आपका, संगणक कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसी को कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का जो कंप्यूट शब्द है उसका अर्थ है क्या आपका, गणना करना, ठीक है, क्या है आपका, गणना। अब सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के चीजों को समझने के लिए धीरे धीरे इसके फंक्शन को समझना होगा। और याद रखना, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो इसका नाम बहुत फेमस है, कौन, चार्ल्स बेबेज। कौन है आपका, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीधा सीधा वन लाइनर ही आना है बेटा, इसी फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर
कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, कौन है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन कभी कभी आपको घुमा देता है, ठीक है, कि आपका आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तुरंत आंसर दो, कितने लोग जानते हो आधुनिक कंप्यूटर के, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक तुरंत बताओ, कितने लोग ऑनलाइन, यहीं पर आप फंसते हो, ठीक है, जवाब दो, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। जल्दी जल्दी बोलो जी। कौन है, क्योंकि आप इसका भी आंसर किसको मान के आ जाते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो याद रखेंगे आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं एलन ट्यूरिंग। कौन है आपका, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है इसे आधुनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो सीधा सीधा आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर एक मशीन है। देखो गलत हो रहा है ना, ध्यान से खेलना। एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, योगेश, जया। गलत होता है बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं, चीजों को समझते चलो। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, लैटिन भाषा कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, इसलिए हिंदी में नाम क्या हो गया, संगणक, ठीक है। और इसके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। कौन है आपका, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है पूछेगा तो एलन ट्यूरिंग, रट लो। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, इसीलिए अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहां से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने मन में, अभी मैं बेसिक परिचय पर ही चल रहा हूं बेटा, मान लो एक आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के कार्यों को समझो बेटा, एकदम इजी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं, जैसे सिंपल है वैसे ही समझना है। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर में हम क्या कराते हैं, तो देखिए सबसे पहला समझना कंप्यूटर में हम क्या चीजें करते हैं। तो कंप्यूटर को हम कोई भी कार्य के लिए, हमें जो भी कार्य करना है, कोई भी कार्य के लिए हम क्या देते हैं, आदेश। क्या देते हैं, आदेश। इसको देते हैं, ऑर्डर करते हैं, भाई ये काम करके दो, समझ में आ रहा है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई भी आदेश हम देते हैं कि भैया ये वाला काम हमारा करके दो, समझ में आ रहा है। और कंप्यूटर को दिया गया आदेश ही कहलाता है इंस्ट्रक्शन। जब भी पूछे आपको इंस्ट्रक्शन क्या है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर को दिए जाने वाला आदेश क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। एक प्रकार का आदेश, एक प्रकार का कार्य जो आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। अब समझना है, यही से क्वेश्चन बनता है। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाए, तो इंस्ट्रक्शन जब बहुत सारे होगा अर्थात ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे आपके ग्रुप, आपका बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जब मिल जाते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोग्राम, ठीक है। डायरेक्ट है, कंप्यूटर में प्रोग्राम से क्या आशय है, तो प्रोग्राम से आशय है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों का समूह, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। तो याद रखेंगे। अब इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंप्यूटर को कोई भी कार्य आप दे रहे, अभी कार्य करवाया नहीं हूं मैं, अभी करने का प्रक्रिया मैं बताऊंगा। तो कंप्यूटर कोई भी आदेश दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिए तो क्या हो गया, प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं अर्थात ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। तो जब बहुत सारे प्रोग्राम एक जगह पर मिलेंगे, इसी को, इसी के पैकेज को कहा जाता है सॉफ्टवेयर।
याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में दिखेगा सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है, क्योंकि आपको समझना है बेटा, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर में अलग से हम हालांकि पढ़ेंगे, किसी भी जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो किसी भी कंप्यूटर के भाग होंगे, दो भाग होंगे। एक कहलाएगा क्या आपका सॉफ्टवेयर और एक कहलाएगा आपका हार्डवेयर। किसी भी कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को आप क्या कहोगे सॉफ्टवेयर और एक क्या कहोगे हार्डवेयर। तो चैन पकड़ो, पहले हमने क्या देखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम जब मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे सॉफ्टवेयर। अब हमारे दिमाग में सर फिर प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे आदेश या निर्देशों का समूह क्या हो गया आपका प्रोग्राम हो गया। फिर हमारे दिमाग में अच्छा फिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कोई भी कार्य, कोई भी निर्देश, कोई भी आदेश जो आप कंप्यूटर को देते हो वही क्या कहलाएगा इंस्ट्रक्शन। सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और इस चीज को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर आता था, देखे होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। और हमारा सबसे फेवरेट लाइन क्या होता था, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वही आपका प्रोग्रामों का समूह क्या है सॉफ्टवेयर है। भाई प्रोग्राम को कैसे देखोगे, सिंपल सी बात है, तो जो वे प्रोग्रामों का वह समूह जो क्या है आपका अमूर्त है या अदृश्य है, इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, अमूर्त है, जिसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जिसे देखा नहीं मतलब छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे छुआ नहीं जा सकता, वह प्रोग्राम क्या है सॉफ्टवेयर है। ध्यान से समझना बेटा, जो कंप्यूटर आता था क्वेश्चन, जब कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज्यादा होता था तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आता था। सॉफ्टवेयर क्या है प्रोग्राम्स, इसीलिए बहुत सारे प्रश्न प्रोग्राम से बनते थे। लेकिन इसको अगर हटा दो तो 95% क्वेश्चन हार्डवेयर से ही आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, सॉफ्टवेयर के चक्कर दिमाग खराब मत करना, जितना होगा हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा काम तो पढ़ाना है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्डवेयर से ही बनते हैं। ठीक है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, आपका मेमोरी, यही सब चीज, हार्ड मदरबोर्ड, यही पूरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा आपका। तो हार्डवेयर क्या है, जिसको आप देख सकते हो, मूर्त है, ठीक है, जिसको स्पष्ट अपने आंखों के सामने देख सकते हो और जिसे टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, वैसा क्या कहलाता है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को हम दो भागों में बांट दिए, एकदम सामान्य, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब एक प्रोग्राम जो अंदर काम करेगा, अभी मैं करवा के दिखाऊंगा कैसे काम करता है, पूरा चलवाऊंगा अभी देखना। और दूसरा एक हार्डवेयर जो कि बाहर आपको दिख रहा है, जितना आपके पार्ट जो दिख रहा है ना, ये हार्डवेयर है, पर इसके अंदर जो प्रोग्राम है ना वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। और इसी प्रकार ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, चलाते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो आपको इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन कैसे कन्वर्ट होगा ये भी बता रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को वो इंफॉर्मेशन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब समझना, इसी बात को मैं थोड़ा सा और अपने तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपका ये एकदम क्लियर रहे कि फाइनली ये काम कैसे करता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है समझ गए, एकदम क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो भाई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला आदेश या निर्देश, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए मान लो एक प्रकार का, ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने एक कंप्यूटर ऐसी बाहर से बना दिया, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी कंप्यूटर को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन। अब समझ में आ गया, तभी तो ये काम करेगा ना। कंप्यूटर स्वचालित मशीन है बेटा, लेकिन उसका कोई बुद्धि नहीं है ना, ये भी एक तो कमी है। उसको बोलोगे मेरे लिए खाना बना दो, वो नहीं बनाएगा। एक काम करो के दिखा दो, क्या जोड़ेगा, जब तक आप नहीं बताओगे, नो माइंड, उसके पास कोई अपना खुद का बुद्धि नहीं है। अभी कमियां भी बताऊंगा। तो देखिए, कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, याद रखना कोई भी इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है डेटा के फॉर्म में दिया जाता है। किस फॉर्म में,
डेटा के फॉर्म में। याद रखना, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप दोगे तो वो किस पार्ट में जाएगा? डेटा के पार्ट में। एकदम क्लियर है? अब देखो, डेटा जब आप डालोगे कंप्यूटर में तो डेटा के अंतर्गत आप क्या क्या दे सकते हो? सिंपल सी बात है, आप डेटा के अंतर्गत आप टेक्स्ट डाल सकते हो। भाई कोई भी सूचना आपको देना है तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो, है ना? कोई भी आप लिख कर टाइप करके टेक्स्ट डाल सकते हो। तो डेटा आपके कंप्यूटर में जा सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में जा सकता है। दूसरा आप देखे होंगे, या तो सीधा सीधा आप उसको इमेज दे दिए और बोला भैया इसको आप सर्च करके बताओ यार कहां है, कौन सा इमेज है। तो आप किसी भी चीज को कंप्यूटर में इमेज के फॉर्म में डाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है डेटा किस किस रूप में कंप्यूटर में किया जा सकता है, ठीक है? तो याद रखेंगे, एक आपका क्या डाल सकते हो? टेक्स्ट के फॉर्म में। एक क्या डाल सकते हो? आपका इमेज के फॉर्म में। तीसरा आप डाल सकते हो ऑडियो फॉर्म में, ठीक है? आप बोल सकते हैं कोई चीज ऑडियो फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है? अभी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। आदेश देने के लिए आदेश किस रूप में होगा? डेटा के फॉर्म में होगा। डेटा किस किस रूप में हो सकता है? तो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, कोई पिक्चर आप देखे होगी स्कैन करके डाल देते हो, कोई ऑडियो कोई चीजें बोलकर आप डाल देते हो, और ऑडियो ने तो आप अपना क्या डाल सकते हो? आपका वीडियो डाल सकते हो, चलचित्र बोलते हैं, ठीक है? इमेज का मतलब चित्र और वीडियो को बोलते हैं रे शुद्ध हिंदी वालों चलचित्र। जो चित्र चलता हुआ हो वही क्या है? चलचित्र। समझ में आ रहा है? तो ये 4 आधारों पर आप किसी भी कंप्यूटर को डेटा के फॉर्म में इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहां तक आया? अब देखो, ऐसे तो ले रहे कंप्यूटर कर, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपको अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो यहां पर एक प्रकार का क्या लगा होगा? डिवाइस। क्या लगा होगा? डिवाइस। डिवाइस में आप क्या करोगे? इस डेटा को क्या करोगे? डालोगे। लेकिन कंप्यूटर को समझना है ना भाई, कंप्यूटर को क्या करना है? समझना है। तो कंप्यूटर को समझना है तो डेटा को केवल कंप्यूटर में 2 रूपों में ही इंटर करा सकते हो। कितने रूपों में? 2। 4 चीजें हैं, मान लो आप टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो वीडियो है। ऐसा थोड़ी कि चिपका दिया और कंप्यूटर फोटो समझ आ रही जबरदस्त फोटो है स्कैन कर लिया, नहीं। आप जो है डेटा को 2 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? एक आपका है संख्यात्मक स्वरूप में आप करते हैं, संख्या के फॉर्म में, ठीक है? और दूसरा है आपका अल्फाबेटिकल, अक्षरात्मक। क्या है आपका? अक्षरात्मक। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे न्यूमेरिकल और इसी को बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिकल। क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिकल। यानी कि कोई भी डेटा या तो आप संख्या के फॉर्म में डालोगे, संख्या के फॉर्म में मतलब जब कंप्यूटर कोई चीज को स्वीकार करेगा तो वो नंबर फॉर्म को करेगा, यानी से 9 तक के अंकों को ही वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कंप्यूटर में डेटा को बहुत अच्छे से समझ लो, आगे बहुत काम आएगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं इसको एक एक पॉइंट को सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। संख्यात्मक मतलब कोई भी डेटा जब आप डालेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा? 0 से 9 तक के अंकों के रूप में ग्रहण करेगा। या तो कैसा होगा? अक्षरात्मक होगा। कैसा होगा? अक्षरात्मक, ठीक है? इसको अल्फा न्यूमेरिक भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा? इसमें देखे होंगे संख्या के साथ साथ कभी कभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से AX 1 2 3 YZ, यानी कि आप 1 से लेकर 9 अंकों के साथ साथ यहां पर आप क्या प्रयोग कर रहे हो? 0 1 1 0 1 2 ऐसा आप प्रयोग कर रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो? केवल अंक प्रयोग कर रहे हो। यहां पर संख्या के साथ साथ क्या प्रयोग कर रहे हो? अक्षर। जैसे पेन कार्ड वगैरह का नंबर देखे होंगे, पेन कार्ड में रहता है ना जी, तो इस प्रकार से। तो अब हमारा डेटा बनकर तैयार हो गया है। याद रखेंगे, डेटा हमारा तैयार है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, इमेज में होगा। कंप्यूटर आप या तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेगा या तो अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेगा। देखो डेटा को इंटर कराने का समय आ गया है। अब डेटा जब आप प्रवेश कराओगे यही कहलाएगा इनपुट करना। क्या कहलाएगा? इनपुट। तो सबसे पहला चरण हो
इनपुट का, क्या होगा, इनपुट। और किसी भी चीज को आप इनपुट करोगे तो उसके लिए जो डिवाइस लगा रहेगा वही कहलाएगा क्या जी, इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। डेटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है। हर कंप्यूटर अलग, जैसे देखोगे तो इनपुट डिवाइस, कई इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। जिसमें आप डेटा को इनपुट करोगे वो उसका क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने डेटा को डाला, समझ में आ रहा है, ध्यान समझना, तो जैसे ही डेटा को डालेंगे तो यहां पर पहला प्रोसेस क्या होगा, डेटा क्या होगा, स्टोर। समझ में आ रहा है, डेटा क्या होगा जी, स्टोर होगा। और डेटा स्टोर होने के बाद डेटा को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। ये पहला पार्ट है, डेटा स्टोर होगा, फिर डेटा क्या होगा, प्रोसेस। और डेटा प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर। तो डेटा का बाहर आना आउटपुट है, पर जिस डिवाइस से वो बाहर आएगा उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस भी बहुत प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे अभी, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आपका ऑडियो बॉक्स जो होता है, तो इस तरीके से याद रखना है कि आपने एक डेटा को किसी कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, कंप्यूटर को आपने डेटा इनपुट डिवाइस से करवा दिया, वहां डेटा स्टोर हुई, चीजों को प्रोसेस किए। प्रोसेस कौन करेगा, तो प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है जी, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह। सॉफ्टवेयर होगा, वो डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो आउटपुट करेगा और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये डेटा बाहर आ जाएगा। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझो बेटा, देखो कि जब ये डेटा इतने चरणों से होकर गुजरेगा और आउटपुट डिवाइस से क्या होगा, बाहर निकलेगा, आउटपुट डिवाइस से क्या होगा, बाहर आएगा। तो याद रखना, जब ये आउटपुट डिवाइस से बाहर आता है तब ये डेटा नहीं कहलाता है, डेटा के प्रोसेसिंग होने के बाद ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, यानी कि इसी को क्या कहते हो आप, सूचना। अब देखो क्वेश्चन बदल गया, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाता है, सूचना बन जाता है, वो डेटा नहीं रहता। तो इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है, तो डेटा का शुद्ध रूप, प्रोसेस होने के बाद डेटा का शुद्ध रूप क्या है, सूचना है। अगर थोड़ा सा बेसिक अंतर देखोगे तो कुल मिला के मैं 1 मिनट आपको समझा रहा हूं, यहां पर क्या है आपका डेटा, आपने डेटा को क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। क्या करवाया, इनपुट। इनपुट होने के बाद डेटा क्या हुआ, स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने के बाद डेटा क्या हो गया, आउटपुट से बाहर आ गया। अब ये डेटा क्या बन गया, आपका इंफॉर्मेशन। ये चैन आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। ये चैन, पहला आपने डेटा इंटर किया, डेटा को इंटर इनपुट से डिवाइस से किए, डेटा स्टोर हुआ, डेटा प्रोसेस हुआ, डेटा आउटपुट डिवाइस से बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। तो अब दोनों में अंतर देखो, डेटा क्या है, तो डेटा अव्यवस्थित रूप है, डेटा एक अव्यवस्थित रूप है, अव्यवस्थित आपका आंकड़ा है, अंक है। और जब वो इंफॉर्मेशन में बन जाता है तो ये डेटा का व्यवस्थित रूप है। आपका पूछेगा इंफॉर्मेशन क्या है, तो डेटा का व्यवस्थित रूप है। इस समय डेटा अव्यवस्थित रूप में रहता है, कोई भी चीजें, ठीक है, कोई भी चीजें जो है आप शुरू में इंटर कराते हो तो वो अव्यवस्थित रहता है, इसी को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अपरिष्कृत। ठीक है, अपरिष्कृत तथ्यों को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, ये प्योर नहीं रहते, ठीक है, अशुद्ध तथ्यों को, अशुद्ध जो आंकड़े होंगे वही डेटा है। और अशुद्ध तथ्य परिष्कृत हो जाता है, यानी कि आपका शुद्ध हो जाता है। तो परिष्कृत डेटा क्या कहलाता है, सूचना। तो ये शब्द अगर आपको पूछेगा व्यापम वगैरह में तो ध्यान देना, जो परिष्कृत डेटा होता है, शुद्ध, परिष्कृत मतलब प्योर, जो शुद्ध होगा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है, यानी कि सूचना है। अगर आपसे पूछेगा कभी भी जीवन में
क्या है? तो डेटा का शुद्ध रूप जो प्रोसेस के होने के बाद हमें मिलता है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है या सूचना है। और अपरिष्कृत मतलब एक प्रकार का रॉ मटेरियल आप डाल रहे हो, रॉ मटेरियल आप डाल रहे हो कंप्यूटर में, और ये पूरा प्रोसेस के बाद यूजफुल मटेरियल के रूप में आ रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? सूचना। तो कुल मिला के हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो एक अपरिष्कृत डेटा को परिष्कृत डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम इतने प्रोसेस से उसको गुजार रहे हैं, और ये प्रोसेस जो होगा वो किससे होगा? सॉफ्टवेयर से होगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर हम देखेंगे बाद में, और इसीलिए पूरे कंप्यूटर को हमने दो भागों में बांटा है। कुछ पार्ट जो हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर है, जो पार्ट हम नहीं देख सकते वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। तो देखो एक बार रिवाइज करो, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर स्वचालित मशीन है जो कि लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसीलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। कौन है आपका? एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर को दिया भी आदेश क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बन जाए तो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाए तो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर कितने भागों में बट गया? दो भागों में, एक सॉफ्टवेयर दूसरा हार्डवेयर। जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जो आपके सामने है वो हार्डवेयर है। जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल वो प्रोसेस होता है, वही क्या? आपका सॉफ्टवेयर। पूरे कंप्यूटर में इन्हीं दोनों रूपों का बड़ा योगदान होता है। अब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को दोगे तो किस फॉर्म में दोगे? डेटा। डेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल, एक अल्फा न्यूमेरिकल। 0 से 9 तक के अंकों के रूप में ग्रहण होगा तो संख्यात्मक है, और संख्या के साथ साथ अक्षरों के रूप में ग्रहण होगा तो कैसा है? अक्षरात्मक है। डेटा के फॉर्म या तो टेक्स्ट हो सकते हैं, या तो इमेज डाल सकते हो, या तो ऑडियो डाल दो, या तो वीडियो डाल दो। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है डेटा के फॉर्म में इनपुट डिवाइस से इनपुट होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहां पर स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, और आउटपुट डिवाइस से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो वो डेटा नहीं क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना कहलाएगा। अर्थात कोई भी डेटा जब आप इनपुट कराते हो, स्टोर और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस से जब वो बाहर निकलता है तो सूचना कहलाता है। इस प्रकार अपरिष्कृत जो यूजफुल नहीं रहता, उन अव्यवस्थित आपके तथ्यों को प्रोसेस कराकर व्यवस्थित तथ्यों में बदलना, ठीक है, परिष्कृत शुद्ध रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, इनपुट कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है। वो सब डिवाइसेस को हम आगे पढ़ेंगे, अलग से भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट अलग अलग आएगा। तो इतना आप बेसिक परिचय कंप्यूटर का जानेंगे। आगे हम कंप्यूटर की विशेषताओं पर, उसकी कमियों पर, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के प्रकार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम जो है कहां पर आएंगे? तो उसके बाद ही हम हार्डवेयर पार्ट में, यानी कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सब चीजों पर आएंगे। मैंने पहले ही कहा है 11 टॉपिक है और 30 नंबर का आना है, तो एक पार्ट से 1 2 3 क्वेश्चन, 2 और 3 का वेटेज रहेगा। तो हो सकता है कि अभी जितने हम पढ़े उनमें से एक क्वेश्चन आपको दिखे, अगला क्लास जो हम पढ़ेंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको दिखे। इसी तरीके से ये चीजें आपका चलता रहेगा। तो इतना पढ़िए और भी बेहतर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए सहस्त्र एकेडमी के साथ। धन्यवाद।